हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली स्टडी। आज हम क्लास नाइन्थ में इतिहास का चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस में क्रांति किस तरह हुई। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले हम देखते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, यानी युद्ध हो रहा था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। इसमें लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गई। 7,000 लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश गए। आगे देखते हैं। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर की पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यानी हथियारों पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि कैदियों की संख्या 7 थी, उस बास्तिल किले में कैदी 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों का घृणा का कारण बन गया और इसीलिए किले को ढहा दिया गया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का अवरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियाँ के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये जो चित्र दिया हुआ है, ये जो लोगों की भीड़ है और ये जो है बास्तिल का किला है, इस पर धावा बोलने वाले हैं ये लोग। और आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन सन 1770 में बुर्बोर राजवंश का लुई 16 यानी लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी राजा बना। ये सवाल आ सकता है कि लुई 16वें फ्रांस का राजा कब बना, तो 1770 में बना और लुई 16 बुर्बोर राजवंश का था। इस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल को राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी और इससे उसे हानि भी हुई थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे ये हानि हुई थी। 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया, जबकि इस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ था, तो 12 अरब लिवरे हो गए। सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूत थी। अपने नियमित खर्चों
जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे एस्टेट के लोगों को ही जन साधारण ही कर अदा करते थे। तीसरे एस्टेट के लोग, ये हम बाद में थोड़ी देर बताएंगे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 यानी 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 ये दिया हुआ यहाँ पर फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्थाओं को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन और पादरी वर्ग थे। ये दोनों थे प्रथम 2 एस्टेट। पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी की घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर्ता के रूप में लेते थे। चर्च जो कर वसूलते थे उसे टाइद कहा जाता था। और ऊपर के तीसरे एस्टेट के लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन लोगों करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था, जो अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तथा अब हम पढ़ते हैं कि ये 3 जो एस्टेट थे उनके बारे में। प्रथम एस्टेट था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग के लोग आते थे जिन्हें भी कर नहीं देना पड़ता था। और दूसरा था कुलीन वर्ग, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे दोनों एस्टेट को। परंतु तीसरे एस्टेट में जो लोग आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर और छोटे मजदूर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि आते थे जिन्हें कर देना पड़ता था। ये विद्वान लोग थे। और लेवरे शब्द का अर्थ है फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में सम कर दिया गया। सॉरी, यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी होती है। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य से अदा करने वाला कर था। आगे हम पढ़ते हैं जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.4 करोड़ यानी 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 यानी 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम मत अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी काफी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य
पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता था, जिससे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस की काफी आम थे। जीविका संकट एक ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं हो। आगे हम देखते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों का काफी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। लुई 16 आगे ये प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं।
कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि इन कारणों से लुईस सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोचते हैं कि उसने ऐसा किया कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी समाज अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें 3 एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी समाज लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के लोगों ने 600 प्रतिनिधि भेजे अपने उनके पीछे खड़े किए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियम अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। लेकिन इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा, यानी एक आदमी एक मत होगा और उसका मोल भी एक ही होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तथा तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिये मूलतः पादरी वर्ग था और उसने तीसरा एस्टेट का क्या है शीर्षक के अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के समय फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया।
दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों की गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपने जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया था। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। धार्मिक कर था जो वह चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। आगे देखते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से सुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का कर्जा दिया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। आगे हैं संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त है, यानी जन्म से ही प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक की नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। तथा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दूसरे राजा बने और लुई 16 यहाँ से भाग गया। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओनली स्टडी। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।